वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 एमसीक्यू जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे संवेदनशील है? प्रीनेटल प्रसव पूर्व अवधि, अर्ली चाइल्डहुड बचपन, प्रारंभिक बचपन, मिडिल चाइल्डहुड मध्य बचपन, एडोलसेंस किशोरावस्था। तो साथियों, यहाँ पर ये बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला। क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 साल का, ये बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होती है। इसमें बच्चा बहुत ही तेजी के साथ में सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टू, विकास कहाँ से किसकी ओर बढ़ता है? कॉम्प्लेक्स जटिल कठिन, स्पेसिफिक विशिष्ट सामान्य। सी ऑप्शन है साधारण आसान, और डी है सामान्य और विशिष्ट। तो यहाँ साथियों हमारा आंसर होगा डी जनरल। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। ये है, पर्यावरण कारक। पर्यावरण कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना द्वारा निर्धारित होती है। यह कथन है गलत है, क्योंकि कई शोधों से साबित हुआ है कि पर्यावरण का विकास पर बड़ा प्रभाव है। हम देखें दूसरा, ये कह रहे हैं सही है, क्योंकि व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत मजबूत होती है। थर्ड में कह रहे हैं सही है, क्योंकि कई शोधों से साबित हुआ है कि केवल आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करते हैं। अब देखिए लास्ट देख लेते हैं इसमें, डी। डी क्या कह रहे हैं? गलत है, क्योंकि पर्यावरण कारक व्यक्ति की वृद्धि की और विकास में बहुत कम योगदान देते हैं। अब देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है इसका, सोचिए जरा। इसका आंसर है हमारा ए। ये वाला, ये जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि शोधों से पर्यावरण का विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और तर्क कौशल विकसित करते हैं। एंड रीजनिंग स्किल जो है ये विकसित करते हैं कब? पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त अवस्था में, और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जैसा कि हमने इसका आंसर को कहाँ से पकड़ा है, ये देखिए अमूर्त तर्क, और इसमें क्या देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर हमारा डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 5। देखिए क्या करें, समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ये बहुत ही फेमस है, ये देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया, लेव व्योगत्स्की। तो हमारा ZPD और इसके फोल्डिंग ये सभी लेव व्योगत्स्की के द्वारा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोलबर्ग के सिद्धांत में वह स्तर, कोलबर्ग के सिद्धांत में वह स्तर
जिसमें बच्चे की नैतिकता दंड के डर से नियंत्रित होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, कन्वेंशनल पारंपरिक अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल और हमारा ये है सेल्फ एक्सेप्टेड स्व स्वीकृत नैतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या है? ए। पूर्व प्री कन्वेंशनल लेवल है यहाँ पर ये। इस स्तर पर बच्चा सही उसे मानता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है यहाँ पर 7 7 है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन बच्चों के सीखने में बिल्कुल भी सहायक नहीं है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पर मूल्यांकन की बात चल रही है प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ में अंतर्दृष्टि देता है। बच्चों को लेबल करने में शायद देखिए लेबल वाली तो बात बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पर और सीखने में सहायक नहीं है ये भी नेगेटिव है यहाँ पर और सीख प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। अब देखिए बाधा तो नहीं उत्पन्न करता है जो है ये सी। तो यहाँ पर आंसर हो गया सी। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे की समझ को अंतर्दृष्टि ये देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है 8। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अभिव्यक्ति के साथ साथ लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर का उपयोग है। अब देखिए शरीर का बॉडी का बहुत ही उपयोग है। अब यहाँ पर देखिए क्या है। अब देखिए इसी के अंदर बॉडी आ गया बॉडी का उपयोग है। तो यहाँ पे म्यूजिकल से तो कोई मतलब नहीं है भाई म्यूजिक से तो यहाँ पर और इंट्रापर्सनल भी नहीं है कोई चीज़ ये और नेचुरलिस्टिक प्रकृति वाली बुद्धि भी नहीं है। तो ये देखिए बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि ये आंसर हमारा ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट 9 में देखिए हम बता रहे हैं आपको जेंडर जेंडर इज एन ए जेंडर क्या है। जेंडर देखिए यहाँ पर ये बायोलॉजिकल वो नहीं है कि भाई मेल और फीमेल ये नहीं है। यहाँ पे जो है जेंडर का मतलब है बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है ये और ये फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट भी नहीं है शारीरिक संरचना भी है और जन्मजात गुण को भी नहीं माना ये वाला सोशल कंस्ट्रक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर। सोशल कंस्ट्रक्ट ये देखिए सामाजिक संरचना माना गया है तो आपको ये याद रखना है सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में जेंडर को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षण और मूल्यांकन के समान और मानक तरीके अपनाएं। और जी इसके बाद में हमारा क्या है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करें। ये देखिए लेबलिंग आ गया सिग्रेगेट ये गलत है बिल्कुल। ये देखिए ट्रैप है यहाँ पर। छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न हों और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे और अपने छात्रों पर सख्त ये देखिए सख्त नियम तो देखिए ये वाला पॉजिटिव है। छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11। ये क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे की विशेषता है। अब देखिए ये तो बहुत फेमस है। डिसलेक्सिया क्या होता है ए डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड स्पेलिंग। तो हमारा आंसर अब हमें दूसरी जगह बी को देखने की जरूरत नहीं है सी भी देखने की जरूरत नहीं और डी भी देखने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि वो सिर्फ डिसलेक्सिया के बारे में विशेषता पूछ रहा पढ़ने
और वर्तनी में कठिनाई। नेक्स्ट है 12, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? समावेशी समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ा जाए। रॉन्ग। सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही स्कूल में गुणवत्तापूर्वक प्रदान की जानी चाहिए। करेक्ट। आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है, ये हमारा आंसर यहीं पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? अब देखिए बाह्य प्रेरणा के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे अपना होमवर्क करना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं अपना होमवर्क करता हूँ क्योंकि मेरे शिक्षक हमें प्रत्येक असाइनमेंट के लिए अंक देते हैं। होमवर्क करने से मुझे अपनी अवधारणा को बेहतर समझने में। अब देखिए क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? यहाँ पर देखिए इंट्रोवर्ट है, खुद में कर रहा है, यहाँ भी खुद में, लेकिन यहाँ पर इसको प्रेरणा मिल रही है सी वाले में। देखिए असाइनमेंट के लिए अंक देते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा की गई गलतियां कम बुद्धि का संकेत। रिजेक्ट। सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा और उनके सोच में अंतर्दृष्टि। अब देखिए ये वाला करेक्ट है, ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जो गलतियां हैं, गलतियां भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है और उनके सोच में अंतर्दृष्टि देती है। ये देखिए सजा का उपयोग, ये वैसे भी रिजेक्ट है। और सक्षम नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड्स में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा संवेग और संज्ञान। 15 है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड। रॉन्ग। इंडिपेंडेंट, ये भी रॉन्ग है। नॉट रिलेटेड, संबंधित, ये वाला आंसर हमारा सही। इंटरवोवन, ये गुथे हुए हैं आपस में, यानी कि जुड़े हुए हैं। संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तो इसलिए हमारा आंसर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को आमतौर पर इस रूप में देखा जाता है: निष्क्रिय, नकलची। रॉन्ग। यहाँ पे चलते हैं एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तन। रॉन्ग। मिनिएचर एडल्ट्स। रॉन्ग। अब देखिए एक्टिव एक्सप्लोरर, सक्रिय अन्वेषक, तो हमारा आंसर बी यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग शिक्षक की भूमिका क्या है? ये आपने बहुत ही कई बार आपने इसको रिवाइज भी किया। तानाशाह। रॉन्ग। अनु परमिशिव, फैसिलिटेटर, ये बहुत ही ध्यान रखना आपने। जो हमारी एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड है, उसमें फैसिलिटेटर है शिक्षक। और पहले क्या था, टीचर सेंटर्ड में आधिकारिक ऑथोरेटिव हो जाता था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है? सी। नेक्स्ट हमारा ये थोड़ा आगे चले गए हम यहाँ पर। हाँ 18 सार्थक, मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स, सार्थक सीखने में शामिल है बार बार याद करना। और जी यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड का उपयोग। व्यक्तिगत अनुभव से ज्ञान का सक्रिय निर्माण और ब्लैक बोर्ड से नकल करना। ये क्या हमारा आंसर सी यहाँ पर एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर जोर देता है?
सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण। सीखने को कैसे देखा जाए, रिकॉर्ड किया जाए, सुधारा जा सकता है। शिक्षण के तालमेल बिठाना, बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता। तो यहाँ पर क्या आंसर हमारा होगा? तो सीसी क्या जो है हमारा ये वाला। सीखने को कैसे देखा जाए, कैसे रिकॉर्ड किया जाए और कैसे इसमें सुधार किया जाए। तुम्हारा आंसर बी यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए 20 सबका रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉर्मेटिव। छात्रों को ग्रेड देने के लिए, रॉन्ग। छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए, रॉन्ग। प्रगति की निगरानी और फीडबैक प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये वाला आंसर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट होगा 20 में। अब नेक्स्ट है हमारा परिवार और पड़ोस। परिवार और पड़ोस क्या है? बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां, मध्य स्तरीय समाजीकरण एजेंसियां और सेकेंडरी एजेंसियां। तो क्या यहाँ पर क्या आंसर होगा? ये वाला प्राइमरी। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है हमारा परिवार और पड़ोस। नेक्स्ट 22 निम्नलिखित में से अब देखिए ये क्या कह रहा है? सेकेंडरी एजेंसी क्या होती है सोशलाइजेशन के लिए? तो फैमिली तो हमारा प्राथमिक होती है, तो ये तो नहीं होगा। मीडिया, नेबरहुड पड़ोस आ चुका है पहले, माता पिता। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? बी वाला मात बी वाला। क्यों? देखो फैमिली के ही तो मेंबर हैं माता पिता भी, और पड़ोस फर्स्ट में आता है। तो हमारा क्या बचा? बी। तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट होगा 23 में चलते हैं। अपनी कक्षा में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के सामने सरल तथ्य रखने चाहिए। दूसरा क्या होगा इसमें? सेकंड क्या होगा इसमें? चर्चा के लिए विवादास्पद मुद्दे। और सी हमारा क्या है हमारा इसमें? सी है एक शब्द वाले उत्तर प्रश्न और रटने वाला। ये तो रोंग है, ये भी रोंग है। तो कंट्रोवर्शियल इश्यू फॉर डिस्कशन, ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए 24 है समस्या समाधान कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? जो समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? समस्याओं को देखने के लिए निश्चित तरीका। देखिए निश्चित आ गया इसमें, निश्चित। अब देखिए यहाँ पर क्या है? निश्चित। दूसरा क्या है? समस्याओं को देखने बहुप्रतिनिधित्व वाले तरीके का उपयोग। तीसरा क्या है? प्रयास और त्रुटि को हतोत्साहित करना। और फोर्थ क्या है? केवल सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना। अब यहाँ पर कौन सा आंसर होगा यहाँ पर सही? बताइए, आप भी इसमें गैस कीजिए कौन सा आंसर होगा। इसमें आंसर होगा ये वाला बी। क्यों? ये मल्टी रिप्रेजेंटेशनल वे होती है टू लुक प्रॉब्लम। तो समस्या को देखने के लिए बहुप्रतिनिधित्व वाले तरीकों का उपयोग प्रस्तुत करके जो है समस्या समाधान को प्रॉब्लम स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया यहाँ पर 25 प्रेरणा और सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीखना तब भी प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित होते हैं। बी क्या है? सीखना तभी प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक प्रेरणा। देखिए वो कहते हैं ना, जब बच्चा अपने आप ही प्रेरित नहीं होगा तो सीखना जो है संभव नहीं होगा। तो आंतरिक इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है वो होना बहुत जरूरी। तो हमारा आंसर बी यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26। 26 क्वेश्चन हमारा ये रहा। एक शिक्षक एक शिक्षिका अपने छात्रों से उनके स्कूल का मानचित्र बनाने के लिए कहती है, तो यह गतिविधि विकसित करने में मदद करती है। तो देखिए मानचित्र मैप, तो ये गार्डन ये मोटार स्किल्स है और स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है, आर्टिस्टिक स्किल्स है, कैलकुलेशन। तो ये क्या आती है, ये गार्डनर ने भी बताया, ये जो जितने भी आर्किटेक्चर लोग हैं और जो मैप वगैरह बनाते हैं, तो इसमें जो बढ़ाने के लिए जो उसकी जो इंटेलिजेंसी है, वो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है इसका। तो हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है, इसके फोल्डिंग 27 सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसका क्या तात्पर्य है? सिमुलेशन शिक्षण, पिछले सीखे की पुनरावृत्ति, टेम्परेरी सपोर्ट। अब देखिए ये वाला आंसर हमारा ये है, टेम्परेरी सपोर्ट होता है इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, वयस्कों द्वारा सीखने में अस्थायी सहायता। नेक्स्ट 28 सेंट्रेशन इन थॉट, प्याजे द्वारा परिभाषित विचारों में केंद्रीकरण है। ये क्या है भाई, केंद्रीकरण क्या है? दूसरों के दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति। सेंट्रेशन ये केंद्रीकरण ये है, तो ये वाला बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ये रिवर्स वाली स्थिति नहीं है और ना ही रीजनिंग है स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ, और ना ही दूसरे दृष्टिकोण वाली बात है। ये क्या है, टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर्स। ये वाला आंसर यहाँ पर ठीक होगा। 29 ये क्या कह रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या है निम्नलिखित में से? 29 सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। अब ये देखिए रनिंग ये भी नहीं आता है इसमें, होपिंग भी नहीं आता है, ये भी नहीं है, ये क्लाइंबिंग भी नहीं आता, ये है, ये फाइनर मोटार स्किल्स। बच्चा जब शुरुआत में इसको उंगलियों को फेरना सीखता है, उंगलियों से पेंसिल पकड़ के लिखना सीखता है, राइटिंग जो करता है, ये फाइनर मोटार स्किल्स होती है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। लास्ट पे आ जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30। मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए छात्र को रैंक देना, रॉन्ग। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रम को समझाना, पास फेल घोषित करना, रॉन्ग। रिपोर्ट कार्ड में कमियों को चिन्हित करना, रॉन्ग। तो क्या बचा, ये वाला। तो यहाँ पर क्या, टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस क्लियरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट द रिलेटेड कंसेप्ट। तो ये आंसर। तो साथियों ये रहे, ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।